प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ जो होता है वो अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है। ये कण मिलकर पदार्थ की रचना करते हैं। और हमने कहा था कि पदार्थ जो होते हैं उनके कणों के बीच में कुछ उनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जैसे कि पदार्थ के कण एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं या उनके बीच में कुछ न कुछ अंतर आणविक या अंतर कणों स्थान अंतर कण के बीच में स्थान जरूर होता है। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि वो लगातार गति करते रहते हैं, चाहे वो कंपन करते रहें चाहे वो किसी भी प्रकार की गति करें, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। और तीसरी चीज़ हमने कहा था कि उनके बीच में एक आकर्षण जरूर पाया जाता है, भले वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर होते हैं फिर भी उनके बीच में आकर्षण का क्षेत्र होता है, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कणों के आधार पर कण किस प्रकार के हैं या उनकी जो गुण हैं वो किस प्रकार के हैं, अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो हैं ठोस, द्रव और गैस। पिछली कक्षाओं में भी हम छोटी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब ठोस, द्रव और गैस को किस प्रकार हम अलग अलग समझते हैं, ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो कोई आपको पूछता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका उत्तर होगा 3, यानी ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, द्रव, गैस को कणों के आधार पर किस प्रकार समझा जाए, इसको देखने के लिए हम एक तुलनात्मक अध्ययन इनके बीच में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले दिखाया गया है, ये ठोस के कण आपस में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये द्रव के कण हैं और ये गैस के कण आपस में व्यवस्थित है। अब हमने इनके बीच में तुलना करनी है, तो कैसे हम किसी पदार्थ के कणों की स्थिति के बाद ये बता सकते हैं कि वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है। जैसे आपको इस ठोस के कणों के बीच में क्या दिख रहा है, स्थान दिख रहा है, पर वह स्थान बहुत कम है तुलनात्मक रूप में। और अगर आप द्रव के बीच कणों के बीच में देखेंगे तो काफ़ी सारा स्थान आपको यहाँ पर खाली दिखाई देगा, एम्प्टी स्पेस बहुत सारा है। या और तीसरे वाले में आप बहुत अत्यधिक मात्रा में खाली जगह देख सकते हैं। तो इसका मतलब ठोस, द्रव और गैस में पहली तुलनात्मक अध्ययन ये है कि ठोस जो है उसके कणों के बीच में न्यूनतम स्थान होता है, द्रव के कणों के बीच में अधिक स्थान होता है और गैस के कणों के बीच में अधिकतम स्थान होता है। यानी जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, वो ठोस में न्यूनतम होती है और गैस में अधिकतम होती है। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ना चाहेंगे, आकार। ठोसों का आकार निश्चित होता है। क्यों होता है निश्चित? क्योंकि इनके कण आपस में व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं और इनके बीच में स्थान बहुत कम होता है। ये कण ज़्यादा भाग नहीं सकते इधर उधर, तो एक दूसरे के आकर्षण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होते हैं या एक दूसरे को बहुत तेज़ी से आकर्षित करते हैं, कम स्थान होने के कारण। इस वजह से ठोसों का आकार निश्चित होता है। तो जो पेन आपको दिख रहा है ये ठोस क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसका आकार निश्चित है, इसके कण आपस में एक दूसरे से बहुत चिपके हुए हैं, उनके बीच में स्थान न्यूनतम है और इसकी वजह से उनके बीच में आकर्षण का क्षेत्र भी अधिकतम है। और इसी अधिकतम आकर्षण के कारण कण एक निश्चित आकृति पदार्थ को प्रदान करते हैं। तो ठोसों में एक निश्चित आकार होता है, द्रवों में आकार निश्चित नहीं होता है। आपने देखा होगा पानी को आप जिस चीज़ में डालना चाहो, जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेता है। जैसे आप गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार, लोटे में डालोगे लोटे का आकार, तो जिस बर्तन में आप डालो उसका आकार पानी ले लेता है। तो आकार क्यों बदलता रहता है? क्योंकि स्थान बहुत ज़्यादा है। स्थान बहुत ज़्यादा होने के कारण आकर्षण कम है। आकर्षण कम है तो ये कण जो है बर्तन की सीमा के अंदर कहीं पर भी जगह बना लेते हैं, जबकि इन कणों को रखने के लिए एक निश्चित सीमा की ज़रूरत होगी, निश्चित आकार की ज़रूरत होगी। और गैस में तो पूरा आप जानते हैं, जैसे एक धुएं का आकार आपने देखा होगा, वो अपरिमित होता है, यानी उसकी परिसीमा नहीं होती है, वो किसी भी आकार में अपने आप को बदल लेता है। तो आकार के मामले में ठोस निश्चित आकार के होते हैं, द्रव और गैस जो है उनका आकार अनिश्चित होता है। तीसरा गुण हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान मीन्स कितना पदार्थ के कण है। तो द्रव्यमान बच्चों ठोसों का निश्चित होता है, द्रवों का भी निश्चित द्रव्यमान होता है। माना आपने 1 किलोग्राम चीनी ली है तो 1 किलोग्राम रहेगी हमेशा, चाहे आप उसको कहीं पर भी तौलें। इसी तरह अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो 1 लीटर ही काउंट होगा। लेकिन 1 लीटर गैस जो है वो निश्चित नहीं कि उस परिसीमा के अंदर हमेशा 1 लीटर ही रहेगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर एक सिलेंडर आपने देखे होंगे, एलपीजी सिलेंडर्स अपने घरों में, तो एलपीजी सिलेंडर में आप क्या पाते हैं, उसमें 14 लीटर के आसपास, 14.2 लीटर के आसपास गैस आती है, इतने किलोग्राम के बराबर गैस आती है।
तो ये गैस जो धीरे धीरे करके कम भी होती रहती है, उसी सिलेंडर में आप नोटिस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान आकार तो उतना ही है, यानी जगह तो उतनी ही है, परंतु उसके अंदर गैस की मात्रा अनिश्चित है। कभी वो बढ़ी हुई भी हो सकती है, कभी वो घटी हुई हो सकती है। तो निश्चित स्थान पर आने वाले जो द्रव्यमान की मात्रा होती है वो गैसों के केस में अनिश्चित होती है। ठोस के केस में अगर आपके पास 1 किलो का बर्तन है तो उसमें 1 ही किलो चीज़ आएगी। 1 किलो चीनी का बर्तन तो 1 किलो ही आएगी, 2 किलो नहीं डाल सकते आप उसमें। इसी तरह अगर 1 लीटर का बर्तन है तो 1 लीटर ही उसमें द्रव आएगा। परंतु अगर कोई 1 लीटर का बर्तन है तो उसमें गैस जरूरी नहीं कि 1 लीटर आएगी। जैसे कि अगर हम कोई दूसरी गैस भरें, माना हम कार्बन डाइऑक्साइड भरें तो ज़्यादा आ सकती है, हाइड्रोजन भरें तो कम आ सकती है। इस तरह से कणों के बीच में ये ऑक्सीजन भरें तो ज़्यादा आ सकती है। इस प्रकार से इसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा जरूरी नहीं कि 1 लीटर गैस के लिए फिक्स होगा। आप गैसों को अधिक मात्रा में भी उसी बर्तन में भर सकते हो। तो ठोस द्रव गैस में क्या होता है, वस्तु का आकार निश्चित होता है, इसकी वजह से उसमें पाए जाने वाले द्रव्यमान की मात्रा भी निश्चित होती है। अगली चीज़ जो है वो है गति। गति का मतलब होता है कणों की गति। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ठोस में, क्योंकि कण ज़्यादा खिसक नहीं सकते हैं बाएं दाएं, तो ये मुश्किल से कंपन गति करते हैं, अपनी स्थिति पर बाएं दाएं हिलते रहते हैं। कैसे हिलते हैं, या तो ये लेफ्ट को जाएंगे या राइट को जाएंगे, या अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, या फ्रंट में जाएंगे या बैकवर्ड जाएंगे, यानी बाएं दाएं ऊपर नीचे और आगे पीछे की गति करते रहते हैं। ऐसे कंपन गति से हम कहेंगे, ऐसे ऐसे आगे पीछे या बाएं दाएं या ऊपर नीचे ऐसे करके। तो इस प्रकार से अपनी माध्य स्थिति के, जो उनकी माध्य स्थिति होती है उसके आगे पीछे बाएं दाएं या फिर ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि इनके बगल में क्या आ जाता है, दूसरा कण आ जाता है। तो दूसरा कण इसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देता और ये इसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देता। इसी तरह पीछे भी कण होगा, नीचे भी कण होगा, ऊपर भी कण होगा, बाएं भी कण होगा, दाएं भी कण होगा। तो कण जो है एक दूसरे को सीमा छोड़कर जाने नहीं देते। इस वजह से ठोस में जो गति होती है कणों की वो क्या होती है, निश्चित होती है, या कंपन गति पाई जाती है। दूसरी चीज़ होती है द्रवों में किस प्रकार की गति होती है। तो आपको चित्र में दिख ही रहा होगा कि द्रव के कण जो हम अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं। द्रव के कण क्या होते हैं, जिस बर्तन में उनको रखा जाता है उस बर्तन की परिसीमा के अंदर घूमते रहते हैं। घूमने की वजह से क्या होता है, वो बर्तन पर दाब डालते हैं। जैसे कि आपने गुब्बारे में कभी पानी भरा होगा तो गुब्बारे का आकार बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं वो लगातार गुब्बारे की सीमा से, जो गुब्बारे का जो बाहर का रबर है उस पर अंदर से दबाव डालते रहते हैं, इससे उसका आकार बदल जाता है। परंतु अगर आपने बर्तन में चीनी भरी होगी तो सीमित आकार से ही उसका आकार बढ़ता हुआ आपको दिखता होगा। परंतु जो द्रव होते हैं वो एक लगातार दबाव बनाते रहते हैं। दबाव क्यों बनता है, गति के कारण। अगर ये कण गति नहीं करते तो दबाव नहीं बनता। जैसे ठोसों में नहीं बनता उतना दबाव, लेकिन द्रवों में दबाव अधिक बनता है। तो गति के कारण ही दबाव होता है। गैसों में आप जानते हैं कि अनियमित गति होती है। एक धुआं आपने देखा होगा चूल्हे से निकलता है, अगर आपने लकड़ी जलाई है, लकड़ी से निकलने वाला धुआं क्या होता है, ये किसी भी आकार में बाएं दाएं ऊपर नीचे किसी भी आकार में फैलता रहता है। उसकी अपरिमित सीमा होती है, कोई नाप नहीं होती उसकी। इस वजह से गैसों के कण जो होते हैं वो किसी भी दिशा में गतिशील हो सकते हैं। तो उनकी गति की दिशा निश्चित नहीं होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी दिशा में आगे जा सकते हैं। अगला क्रम जो आता है, अगली चीज़ जो आती है वो ये है कि गति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला क्रम है, अगला बिंदु है विसरण। विसरण जो होती है, गति और विसरण एक दूसरे के समानुपाती है। यानी अगर किसी चीज़ में गति होगी तो उसमें विसरण भी होगा। विसरण मतलब क्या हो गया, अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर गति करना। जैसे ठोसों में विसरण न्यूनतम होता होगा, क्यों होता होगा, क्योंकि उसके कण स्थान नहीं छोड़ सकते। द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसों में अधिकतम विसरण की गति पाई जाती है। इसी विसरण के कारण हम गंध और सुगंध का अनुभव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किचन में जब अच्छा खाना बन रहा होता है तो आपको जो है महक पहले आ जाती है कि आज किचन में ये बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किचन में जो आपने बर्तन, जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं उस बर्तन से निकलने वाली जो गैस है, भाप है, उसके साथ बहुत सारे मसालों के कण भी होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं वो, और वो आपके चेहरे तक या आपकी नोज़ तक पहुंच जाते हैं। और नोज़ तक पहुंचने की वजह से आपको क्या लग जाता है, पता लग जाता है कि आपके पास आपके आज किचन में क्या बन रहा है। तो ये सब आपकी नाक तक पहुंचा है, इस वजह से आपको इस खाने की स्मेल दूर से ही पता लग जाती है। ये आपने देखा होगा, आपने कई बार कोई जानवर मरा होता है तो उसके बारे में भी आपको दूर से ही पता लग जाता है।
तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि जानवरों के शरीर से निकलने वाले जो दुर्गंध होती है वो आपकी नाक तक विसरण द्वारा पहुंच जाती है। विसरण मतलब होता है गैसों या द्रवों का अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करना। तो गति और विसरण एक दूसरे के समानुपाती हैं, या यूँ कहें कि गति होगी तो ही विसरण होगा, यानी कण गतिशील होंगे तो ही विसरण होगा। अगली चीज़ आती है संपीड़िता। संपीड़िता मतलब दबाव डालकर छोटा कर देना। तो बच्चों आप एक ईंट को लें और एक ईंट पर आप दबाव डालें तो आप पाएंगे कि ईंट का आकार जस का तस है, यानी वो बदलता नहीं है। इसका मतलब ये है क्योंकि इसके कण जो हैं आपस में बहुत कम जगह है इनके बीच में, इसलिए इसको दबाया नहीं जा सकता। तो सीधी बात है, दबाव उसी पर ही मारा जा सकता है जिसके कणों के बीच में स्थान ज़्यादा होगा। तो आप जैसे आप एक गुब्बारे पे दबाव मारते हो तो गुब्बारा जो है वो आकार बदलता रहता है। तो क्यों छोटा हो जाता है गुब्बारा आकार में? कारण ये है क्योंकि उसके कणों के बीच में काफ़ी स्थान होता है और कण एक दूसरे से चिपक कर वस्तु का आकार जो है छोटा कर देते हैं। तो जो संपीड़िता होती है वो किस पर निर्भर करती है कि कणों के बीच में स्थान कितना है। जितना ज़्यादा स्थान होगा उतनी ज़्यादा संपीड़ित चीज़ें होंगी। तो अगर कोई आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा संपीड़ित कौन सी होती है? गैस। तो अब कोई आपको पूछे उससे कम संपीड़ित, तो गैस ज़्यादा है द्रव से और द्रव ज़्यादा है ठोस से। तो इस प्रकार हम संपीड़िता का पता लगा सकते हैं। द्रव्यमान हमने कहा ठोस का निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, और गैस का क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का अनिश्चित। आकार हमने कहा ठोस का निश्चित होता है, परंतु द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। दोनों का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और विसरण हमने कहा ठोस विसरण नहीं करते हैं, केवल द्रव और गैस विसरण करते हैं। द्रव और गैस जो है दोनों विसरण करते हैं। गति हमने कहा सबसे ज़्यादा होती है गैस में, उससे कम होती है, गैस ज़्यादा है द्रव से और द्रव ज़्यादा है ठोस से। तो ये हम पढ़ चुके हैं। लास्ट आता है दाब। तो दाब कौन डालेगा? जो ज़्यादा गति करेगा। दाब और गति का सीधा संबंध है। तो कौन ज़्यादा गति कर रहा है? गैस। कौन कम गति कर रहा है? ठोस। तो इसका मतलब गैसें दबाव डालती हैं, तो गैस अधिकतम दबाव डालेगी, उससे कम गैस ज़्यादा दबाव डालती है द्रव से और द्रव ज़्यादा दबाव डालता है ठोस से। तो सबसे ज़्यादा दबाव जो है गैस डालती है क्योंकि उसके कणों में गति अधिक होती है। तो आज आप जो है अपनी किताब के साथ कंपैरिजन करके ठोस द्रव गैस को पढ़ेंगे। आप समझ गए होंगे। पहली चीज़ हमने कहा था कणों के बीच स्थान, तो सबसे ज़्यादा स्थान जो होता है वो गैसों में होता है, ठोसों में न्यूनतम होता है। दूसरा हमने कहा गति, जिसमें स्थान ज़्यादा होगा उसमें गति भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ स्थान ज़्यादा है, गति ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ा कम होती है, यहाँ बिल्कुल ही कम होती है। तीसरा हमने कहा आकार, ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि वो उनके बीच में स्थान बहुत ज़्यादा होता है, कण एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं। द्रव्यमान हमने कहा ठोस और द्रव का द्रव्यमान फिक्स होता है, पर गैस का द्रव्यमान जो है, सिलेंडर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि द्रव्यमान 14 किलो गैस है, लेकिन हम जानते हैं जब यूज़ करते जाते हैं गैस भी कम होती जाती है। तो जगह उतनी है परंतु पदार्थ की मात्रा घटती जा रही है। इसका मतलब ये कि द्रव्यमान अनिश्चित है। अगला है विसरण। विसरण हमने कहा था जिसमें गति ज़्यादा होगी वो विस्तृत ज़्यादा होगी। तो गैसें अधिकतम विस्तृत होती है, ठोस सबसे कम विस्तृत होता है और द्रव बीच में, यानी उन दोनों के बीच। और फिर अगली चीज़ आती है संपीड़िता। संपीड़िता मतलब दबाव। दबाव किस में डाला जा सकता है? दबाया किसको जा सकता है? जिसके बीच में स्थान होगा। तो गैसों को अधिकतम दबा सकते हैं, ठोसों को न्यूनतम दबा सकते हैं। अगला है दाब। कौन ज़्यादा दाब डालेगी दीवारों पर? वही दाब डालेगा बर्तन की दीवारों पर जिसके कण ज़्यादा गतिशील होंगे। तो गैसों के कण अधिकतम गतिशील होते हैं, इसलिए वो बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। इसका एग्जाम्पल हम गुब्बारे में भी देख सकते हैं। जब हम गुब्बारे में हवा भराते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें गुब्बारे का आकार बदलता चला जाता है। अगर हम उसमें पानी भरेंगे तो उतना बड़ा नहीं फूलेगा वो, और अगर चीनी भरेंगे तो और कम फूलेगा। तो आप जानते हैं किससे ज़्यादा फूला? गैस से। तो गैसें जो हैं वो अधिकतम दाब डालती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेसन में।